हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। माई सर्विस डॉक्टर मनोज अग्रवाल। आज जैसा कि हम जानते हैं, आज नया क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा। बजट से संबंधित अवधारणाओं को हम स्पष्ट कर रहे हैं आपकी। उसी टॉपिक को मैं आज कंटिन्यू करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है लेकर के डेफिसिट, यानी बजट के डेफिसिट के कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या सारी चीजें हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसके बारे में, ये आपको अनअकैडमी के बारे में। अगर अनअकैडमी बारे जानते हैं, आप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनलिमिटेड लाइव्स और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए आप इन्हें सब्सक्राइब करें। About me, myself is Dr. Manoj Garwal. I am Faculty of Public Administration, Polity, Governance and Ethics, and having 11 year plus experience, and also 3 time interviewed and writer of many competitive books. और इसके अलावा आप ठीक है मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है @अनअकैडमी, ठीक है अंडर स्कोर मनोज कुमार के नाम से। ठीक है, आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, लाइव टेस्टेड एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस होगी आपकी। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो गूगल प्ले और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और अनअकैडमी में आपको टॉप 100 एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। और यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में हमारे 15,000 प्लस कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ सब्सक्राइब करें, इनका बेनिफिट लें आप। हम आपको दो प्रकार के कोर्सेज देते हैं, प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपकी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा, जिसपे आप मेरे प्रोमो कोड MANUJ01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे कि आपका मंथली यहाँ 9,000 फीस है तो आपका 80,100 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मंथ्स का 22,500 है तो यहाँ पे 2250 हो जाएगा। 6 मंथ का 40,500 है तो 36,450 हो जाएगा। वही 1 ईयर का 69,500 है तो 44,550। इसलिए आप 1 ईयर या 2 या 3 ईयर्स के कोर्सेज में सब्सक्राइब करें जहाँ आपको बेनिफिट भी ज़्यादा है और तैयारी भी यूपीएससी की 2-4 महीने में होती नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। सेकंड हमारा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको ये 4 क्लासेस तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, यानी 4 फीचर्स तो मिलेंगी मिलेंगी, प्लस पर्सनल कोचेस यहाँ मिलेगा आपको। आइकॉनिक में डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा, जिसमें आप मेरे प्रोमो कोड MANUJ01 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 1 ईयर्स के यहाँ फीस स्ट्रक्चर 69,500 है तो आपको 62,550 मिलेगा। यहाँ आपका 24 मंथ का यहाँ 1,07,000 है तो यहाँ पे 96,300 हो जाएगा। और यहाँ पे 141 है तो लेकर 3 ईयर्स का तो आपको 126,900 होगा। इसी तरह से आप ऑप्शनल पेपर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सुबह 10:30 बजे 11:30 बजे ऑप्शनल पेपर की क्लास रहती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, यूपीएससी के लिए कि अनअकैडमी के द्वारा अनअकैडमी कॉम्बैट नाम से एक इवेंट क्रिएट किया गया है जो आपका अभी 20 तारीख 20 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होगा, टाइमिंग 11 o'clock, जिसमें ये फीचर्स होंगी, 45 मिनट्स का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैक्ट्स होंगे लेकर के, और 6 सेक्शन और रिलेटिव स्कोरिंग। और हर 15 दिन पर ये क्या किया जाएगा, यानी अल्टरनेट संडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट विनर्स को एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड को एप्पल का आईपैड मिनी और थर्ड्स को एप्पल का आई एयरपॉड, और टॉप 100 रैंकर्स को ठीक है 1000 अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे। आप जानते हैं अभी 6 मंथ यूपीएससी के एग्जाम को प्रीलिम्स को बचे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखे हमारे द्वारा एक बाइलिंगुअल बैच शुरू किया गया है जो 15 तारीख से ज्वाइन करें। इसके अलावा आपको हम ठीक है 14 दिसंबर से हमने ठीक है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ठीक है 6 मंथ का प्रीलिम्स का प्रोग्राम शुरू किया है। वहीं 2022 में बच्चे बैठना चाह रहे हैं उनके लिए 14 दिसंबर से शुरू किया गया है। और वहीं 2023 में बैठने वाले बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये तो हमारे विषय के बारे में आपको जानकारी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा था बजट के बारे में। और बजट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी लेकर के, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ी भी, आपको समझ में भी आया होगा। लेके आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है बजट डेफिसिट के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे लेके। ठीक है, आज हमारा जो क्लास रहेगा वो डेफिसिट्स के ऊपर है, यानी कि बजट और उससे संबंधित घाटे, और कौन कौन से घाटे में क्या क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मुलेशन होता है लेकर के, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और जानते हैं आप बजट जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिक्सड डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है और मॉनेटाइज डेफिसिट होता है। तो डेफिसिट के क्या हैं टाइप्स हैं लेकर के, 4 प्रकार के डेफिसिट में हम बात करेंगे एक एक करके। और बजट डेफिसिट कब होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ लेकर के, आप देख पा रहे होंगे कि बजट डेफिसिट तब होता है जब
ठीक है, टैक्सेस कम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, ज्यादा हो, यानी इनकम से ज्यादा हमारे जब खर्च होते हैं, आय से ज्यादा हमारा व्यय होता है, तो उसी दशा को हम क्या बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। तो घाटा क्या है घाटा, हम कैसे परिभाषित करेंगे इसको, कि घाटे से क्या तात्पर्य है हमारा लेके, कि जब हमारी आय से ज्यादा क्या हो लेके, आय हो, और आय से ज्यादा हमारे क्या है लेकर के, ठीक है, आय कम है और घाटे हमारे क्या है, ज्यादा है, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, ठीक है, डेफिसिट कहा जाएगा। और हमारी बजट में जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है लेके वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बजट घाटा बताऊंगा कि बजट घाटा किसे कहते हैं। बजट घाटे को आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे राजस्व घाटा, फिर उसके बाद देखेंगे हम कोषीय घाटा, फिर अब देखेंगे हम मौद्रिक घाटा के मॉनेटरी डेफिसिट। तो इन सभी डेफिसिट को देखेंगे, तो सबसे पहले हम बजट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बजट घाटा जिसे सरकारी घाटा भी कहा जाता है, क्योंकि हम सरकार की बजट का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा, इसको सरकारी घाटा कहा जाएगा। तो बजट घाटे से क्या तात्पर्य है, कि उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट में व्यय, सरकार की बजट का व्यय सरकार की बजट की प्राप्तियों से क्या हो, अधिक होता है। यानी सरकार का आय कम हो और जब उसका व्यय ज्यादा हो, तो उस स्थिति को सरकारी घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकारी घाटा कहते हैं। अर्थात बजट घाटा सरकार की कुल व्यय, यानी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया सरकार, मैंने आपको बजट बताया था, आपको याद होगा बजट के बारे में। तो मैंने आपको बजट बताया था, बजट के दो भाग, दो अकाउंट्स होते हैं। एक रेवेन्यू अकाउंट मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, और दूसरा मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में भी दो प्रकार के, एक रिसिप्ट्स होती हैं और दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं हम लेकर के, तो रिसिप्ट्स होंगी और एक्सपेंडिचर, और इसमें भी क्या होगा हमारा, रिसिप्ट्स होगा और क्या होगा इसमें, एक्सपेंडिचर होगा। बनी बजट में क्या होता है, क्रेडिट डेबिट दोनों होता है, आय भी होगी और आपका क्या होगा, व्यय भी होगा, आय व्यय दोनों से संबंधित होगा। तो इसी तरह से मैंने क्या बताया, कि बजट घाटा सरकार की कुल व्यय, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत बज व्यय, और कुल प्राप्तियां, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। फिर क्या हो, कि जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होते हैं, क्या हो, जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो या उनसे ज्यादा हो, तो क्या कहलाएगा, बजटीय घाटा। तो बजटीय घाटा इज इक्वल टू कुल प्राप्तियों से माइनस कर दें क्या, कुल व्यय। तो अर्थात राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस आयु प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्लस प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट। इसी को क्या कहेंगे, बजट घाटा कह देते हैं। यही बजट घाटा होता है और कोई अलग से बजट घाटा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे। इसी तरह से आपका होता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा क्या है, यानी कि बजट घाटा हमने क्या कहा था, कि टोटल इनकम में से हमने निकाला था, टोटल रिसिप्ट यानी इनकम में से हमने क्या कर दिया, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया था, हमने लेकर के क्या कर दिया था, टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया था। तो क्या निकल के आ गया था हमारा, ठीक है, बजट डेफिसिट आ गया था। क्या आ गया था, बजट डेफिसिट। अब ये क्या कह रहा है, कि ये केवल किसकी बात कर रहा है, बजट डेफिसिट में ये क्या कर रहा है लेकर के, कि बजट डेफिसिट में अब ये बात कर रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। और अभी आपको याद होगा, मैं आपको बताया था कि जो बजट होता है, बजट के दो भाग होते हैं। बजट है भारत सरकार का, तो क्या है, लेकिन उसके दो भाग हैं। एक कौन सा है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट, और सेकंड क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया लेकर के। तो रेवेन्यू अकाउंट में हमने बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इसमें रिसिप्ट्स होंगी लेकर के, और इसमें क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू बजट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू बजट में किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, इसको हमें यहाँ पढ़ना है और समझना है अब लेकर के, कि राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों से होता है। अर्थात राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर क्या है,
अधिकता है। यानी कि जो व्यय है उसका वो प्राप्तियों से अधिक होगा तभी तो घाटा होगा। और इसका संबंध पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय से नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा इसका केवल यही हेड इसमें सम्मिलित होगा, पूंजीगत वाला भाग इसमें सम्मिलित तो नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, अच्छी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना। राजस्व का मतलब वो राजस्व बजट या राजस्व खाते की बात कर रहा है, और राजस्व खाते में दो चीजें हैं, आय और व्यय, इसमें पूंजीगत चीजें शामिल नहीं होंगी। तो कैसे इसका फॉर्मूला निकलेगा, आपकी परीक्षा में आता है तो फॉर्मूला जरूर लिखें लेकर के। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों से क्या माइनस कर दिया हमने, राजस्व व्यय माइनस कर दिया, अर्थात कर राजस्व धन गैर कर राजस्व। मैंने आपको बताया था जब रिसिप्ट्स होती हैं बजट में, आपको याद होगा कि जब रिसिप्ट्स होती हैं तो रिसिप्ट दो तरह की होती हैं, दो तरह की रिसिप्ट्स हैं, एक टैक्स होती हैं और एक नॉन टैक्स होती है। टैक्स मतलब दो प्रकार के हैं, इसमें हमने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, और दूसरा मैंने बताया था इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर होता है। इनडायरेक्ट को जैसे आप जीएसटी लगाएंगे, क्या लगाया गया, जीएसटी, ये सबसे बड़ा भाग है, आप देख रहे हैं। डायरेक्ट में क्या है, इनकम टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, लेकर के कंपनी की आय पे कर लगाया जाता है, ये आपकी आय पे कर लगाया जाता है इनकम टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो ये क्या कह रहा है कि कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स में क्या शामिल होगा, नॉन टैक्स में जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है ना, जैसे रेलवे है, बैंक्स हैं, सरकार को इनसे आय प्राप्त होती है, ठीक है, ये सब किस में शामिल होंगे, गैर कर राजस्व में शामिल होंगे। तो राज कर क्या कह रहा है ये, कि कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व माइनस गैर योजनागत राजस्व व्यय और योजनागत राजस्व व्यय। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होंगे लेकर के गवर्नमेंट के यहाँ पे, ठीक है, दो भागों में बटे होंगे, प्लान्ड और दूसरा क्या होगा, नॉन प्लान्ड। प्लान्ड वो होते हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे किए जाते थे, या जिनको पहले से सरकार के द्वारा नीति बना के किया जा रहा है। और नॉन प्लान्ड क्या होते हैं, जिनकी पहले से कोई चर्चा नहीं होती, पहले से कोई ऐसा सम्मिलित नहीं किए जाते, उन्हें क्या बोल देते हैं, नॉन प्लान्ड। ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है इसको हम जानेंगे। व्हाट इज रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट किसे कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार है, लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The difference between revenue expenditure and revenue receipt is known as revenue deficit. क्लियर है कि राजस्व प्राप्त, राजस्व व्यय में से, ठीक है, राजस्व अप्राप्तियों को घटा दिया जाए, और जब राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं और व्यय ज्यादा होते हैं तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है, राजस्व घाटा कहते हैं। इट शोज, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, शॉर्टफॉल ऑफ गवर्नमेंट्स करेंट रिसीप्ट्स ओवर करेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या दिखा रहा है, कि जो दिखाता है कि सरकार की जो वर्तमान या सरकार की जो प्रचलित या वर्तमान स्थिति में आय या प्राप्तियां हैं, वो उसके वर्तमान खर्चों से कम हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, उसको दर्शा रहा है कि सरकार आय तो प्राप्त कर रही है लेकिन उसके खर्चों से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ ट्रेंड में दिखा रहा हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट देख रहे होगे, वर्ष 2018-19, 19-20, 19-20 में क्या है, ये बजट एस्टीमेट था, ये रिवाइज एस्टीमेट है। रिवाइज का मतलब बजट में रखा गया था, बाद में पता चला वो कम या ज्यादा हो गया तो रिवाइज हो गया। और 2021 और 22 का क्या है, 20-21 का क्या है, जो वर्तमान में करंट ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था 18-19 में, 2.4। बजट एस्टीमेट कितना रखा गया था, 2.3, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल में, रिवाइज में पता चला तो कितना, 2.4, यानी कि 18-19 में और 19-20 में समान बना रहा। जबकि 21 और 20-21 में कितना बढ़ के हो जाएगा, सरकार का अनुमान है, गवर्नमेंट का एस्टीमेट है 2.7%। अपने आप में देख रहे हो ये क्या है, ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे, राजस्व घाटे से हमें क्या पता चलता है,
कि सरकार अपनी आय से सरकारी विभागों के दैनंदिन यानी डे टू डे यानी सरकार अपनी आय से सरकारी विभागों के डे टू डे खर्चों की पूर्ति नहीं कर पा रही है, is not able to cope, not able to adjust their income with their big expenditure। कि सरकार अपनी आय से सरकारी विभागों की जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या लिया जाता है? ऋण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकार ऋण लेती है यानी कि डेब्ट लेती है। आगे कि राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? कि राजस्व घाटा का मतलब है सरकार आय से अधिक खर्च कर रही है। आय से क्या कर रही है? आय से अधिक खर्च कर रही है लेकर के। इसका मतलब क्या है सरकार को? कि मेरी मान के चलो आय है और मैं अपनी आय से ज्यादा खर्चा करता हूं तो क्या करूंगा? कहाँ से पैसा लेके आऊंगा? भाई कर्जा लूंगा लेकर के। कर्ज लूंगा और ये कर्ज का मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज जब मैं कर्ज पे कर्ज लेते जाऊं, खर्चा मेरा उतना ही बना रहे, आय मेरी कम है, आय मेरी उतनी है और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ब्याज का भी भुगतान करना है प्लस मूलधन भी मुझे लौटाना है, तो मैं किस में फंस जाऊंगा? कल जाके मैं ऋण जाल में फंस जाऊंगा। और ऋण जाल का मतलब होता है कि जब ब्याज कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता है, जब कर्ज चुकाने के लिए हम कर्जा लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋण जाल बोलते हैं। ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंस गए हम लेकर के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। तो राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए क्यों हानिकारक है? कि इसलिए है कि सरकार अपनी खर्चों की पूर्ति के लिए ज्यादा खर्च कर रही है, उसके लिए कर्जा लेती है और उस कर्जे को हम क्या करती है सरकार? कि दैनंदिन चीजों के ऊपर खर्च कर देती है। दैनंदिन का मतलब होता है डे टू डे वर्क में, यानी सरकारी विभागों में वेतन में, सैलरी में, सैलरी हो गया, पेंशन हो गई या और अन्य प्रकार के खर्च हो गए, जिनसे किसी प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, इस प्रकार के खर्चे। इससे क्या होगा? जब एसेट्स का क्रिएशन नहीं होगा तो आगे जाकर के जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं होगी और वो जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होगी? आपकी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इसी को क्या कह रहे हैं? राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? हानिकारक है। राजस्व घाटे को बजट में किसमें दर्शाया जाता है? प्रश्न पूछा गया है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। राजस्व घाटा बजट में प्रत्येक वर्ष मीडियम टर्म फिक्सल पॉलिसी स्टेटमेंट यानी एफआरबीएम एक्ट जो बनाया गया है, फिक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो एक्ट बनाया गया लेकर के 2003 का, उसके तहत एफआरबीएम एक्ट के तहत ये क्या किया जाता है? मीडियम टर्म फिक्सल पॉलिसी यानी मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के रूप में बजट में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। राजस्व घाटे की पूर्ति सरकार कहाँ से करती है? राजस्व घाटे की पूर्ति सरकार द्वारा निम्नलिखित वित्तीय उपायों से की जाती है। कहाँ से? ऋण या संपत्ति को ऋण, या तो सरकार ऋण लेगी या सरकार की अपनी संपत्ति, जैसे माने चलो आप पे कर्जा है तो कर्जा आप कैसे चुकाओगे? या तो आप ऋण लोगे, अब आपको दिख रहा है ऋण लेकर के भी मैं नहीं बच पाऊंगा, फिर मुझे ब्याज कहाँ से दूंगा? तो आप अपनी संपत्ति होती है, एसेट्स होते हैं लेकर के, तो आप क्या करोगे? अपने एसेट्स बेचोगे। तो सरकार के एसेट्स क्या हैं? सरकार के एसेट्स हैं उसकी कंपनियां, जो गवर्नमेंट ने कंपनी बना रखी, कंपनियां हैं। सरकार के बहुत सारे निगम हैं, आप जानते हैं। सरकार की रेलवे भी है, सरकार की पेट्रोलियम कंपनियां भी हैं, मिनरल कंपनियां भी हैं, इतना सारा सरकार की क्या है? ये एसेट्स हैं। भूमि भी सरकार की बहुत सारी होती है, उनको भी सरकार बेच के पैसा कमाती है, संपत्तियों को बेचती है। क्लियर? दूसरा, सरकार गैर कर या कर प्राप्तियां बढ़ा सकती है, यानी कि नॉन टैक्स को बढ़ा देगी। जैसे आरबीआई के पास, आपको याद होगा बीच में ये मुद्दा उछला था, आरबीआई की जो अपनी प्रॉफिट है उसमें से लगभग आरबीआई के पास लगभग आठ, ठीक है, लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास आरबीआई के पास क्या है? रिजर्व है। तो सरकार उसमें से पैसा लेना चाह रही है, तो आरबीआई किसकी है? सरकार की। तो क्या होगी? सरकार ये गैर कर प्राप्ति होगी।
और कर प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या कर दे कि टैक्स बढ़ा दे, लेकर टैक्स का रेट बढ़ा दे। जैसे अभी देख रहे होगे, अभी पेट्रोल डीजल पे काफी महंगा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सस्ता है, लेकिन हमारे देश में महंगा मिल रहा है क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है इसलिए। तो हमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में पेट्रोल डीजल का जो कीमत पड़ रहा है वो 25 रुपए के आस पर लीटर के आसपास पड़ रहा है लेकर के। जबकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उस पर 30-30 यानी कि ठीक है लगभग 35 से 40 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगा रखा है, प्लस उस पर जीएसटी लग रहा है और अन्य प्रकार की चीजें इसलिए वो क्या मिल रहा है आपको लेकर के 80+ मिल रहा है। यही कारण है। तो क्या कर सकती है और सरकार कि गैर कर और कर प्राप्तियां बढ़ा सकती है, और इसके अलावा सरकार अनावश्यक खर्चों को कम कर सकती है। लग रहा है सरकार को भैया ज्यादा किसी स्कीम में खर्चा हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया, वो स्कीम बंद कर दी या उसको कुछ समय के लिए टाल दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, यानी अनावश्यक खर्चों को कम करना। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे क्या। ठीक है, हाँ, राजस्व घाटे की पूर्ति हमने बताया। अब राजकोषीय घाटा, फिक्सल डेफिसिट क्या है। देखो हमने राजस्व घाटा देखा, राजस्व घाटे का मतलब क्या था हमने बताया था, जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। और वही हम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्या में, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है कि जब बजटीय घाटे में, बजट घाटा मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट हमारी होंगी लेकर के, टोटल प्राप्तियां होंगी लेकर के, रिसिप्ट है लेकर के, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक ठीक है, रिसिप्ट्स में कौन आएंगी हमारी, ठीक है, रिसिप्ट्स हमारी दोनों टाइप की आ जाएंगी, कौन कौन सी, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएंगी और हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी लेकर के। और यहाँ भी हमारे दोनों टाइप की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी बजट डेफिसिट का मतलब टोटल बजट की बात कर रहे हैं हम लेकर के। तो जब बजटीय घाटे में, बजट डेफिसिट में जितना भी मान के चलो सरकार का टोटल आय और टोटल व्यय में देखा जाए, तो मान के चलो 5 लाख करोड़ रुपए का सरकार को क्या हुआ है लेकर के, ठीक है, माइनस में सरकार। तो बजट घाटे में जब उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाए तब राजकोषीय घाटा प्राप्त हो। यानी कि सरकार क्या करे कि बजट डेफिसिट है लेकर के, और उसमें क्या जोड़ दे लेकर के, बजट डेफिसिट में हम लोग कि बोरोविंग्स जोड़ दें हम लेकर। बोरोविंग्स का मतलब जितने उधार हैं और प्लस अदर लाइबिलिटीज को जोड़ दें हम लेकर के, अन्य हमारे क्या है लेकर के, लाइबिलिटीज को हम जोड़ दें, अन्य देयताओं को हम जोड़ दें। देयता का मतलब जो हमें देना है, भुगतान करना है, मना नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे लेकर के, फिक्सल डेफिसिट बोलेंगे। एफ डी इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। यानी कि हम क्या करें, 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा है तो 5 लाख करोड़ रुपए का हमने क्या लेना है, कर्ज लेना है, प्लस ऊपर का पहले का कर्जा है वो हमारा इसमें अलग से है, और प्लस ब्याज भी भुगतान करना है वो। तो अदर लाइबिलिटीज का मतलब ब्याज वगैरह बाकी चीज लौटानी है, कर्जा लौटाना है, और उसके लिए कर्जा लेना भी है। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फिक्सल डेफिसिट। और ध्यान रखें, प्रश्न पूछा गया भारत में राजकोषीय घाटे की शुरुआत 1997 की सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर की गई। पहले भारत में राजकोषीय घाटे के आधार पर मापन नहीं किया जाता, राजकोषीय घाटा बाद में आया भारत। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या है कि फिक्सल डेफिसिट डेफिसिट इक्वल टू कुल व्यय, जिसमें राजस्व और पूंजीगत है, कि कुल प्राप्तियां राजस्व और प्लस, ठीक है, उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता है। पूंजीगत उधार को छोड़कर, तो उधार को अलग से हम जोड़ेंगे इसमें लेकर के। ठीक है, आगे जैसे देखो मैंने यहां बताया है कि when the government's non-borrowed receipts fall short of entire expenditure, जब सरकार की गैर उधार जो प्राप्तियां हैं उसके कुल खर्च से ज्यादा हो जाती हैं, यानी कुल खर्च से कम हो जाती हैं, यानी उसकी कुल, यानी जब सरकार की गैर उधार की प्राप्तियां उसके कुल व्यय से कम पड़ती हैं, तो इट हैज टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू मीट द शॉर्टफॉल।
तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को उस खर्च में जो कम ज्यादा खर्चा हो गया, आय कम है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट इज कॉल्ड फिक्सल डेफिसिट। तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कितना एक्सेस है, कितनी अधिकता है हमारे खर्च की, जो हमारे टोटल ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीप्ट, यानी कि गैर उधार, गैर उधार की प्राप्तियों पर, मैंने क्या कहा? गैर उधार की प्राप्तियों पर, ठीक है, गैर उधार की प्राप्तियों पर एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीप्ट। तो गैर उधार की प्राप्तियों से कितना ज्यादा, से कितना ज्यादा यानी कितना, ठीक है, कुल व्यय है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें मेजर करते हैं कि गैर उधार की प्राप्तियों से कुल कितना व्यय ज्यादा है, कितना व्यय ज्यादा है, इसके आधार पे यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्सल डेफिसिट बोलते हैं। जैसे कि इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ दिया है, देखेंगे आप। क्या फॉर्मूला है? राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजटीय घाटा, बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं। मैंने आपको बताया था यही है। आप इस फॉर्मूला को याद रखें कि राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा प्लस क्या है आपका? उधार और अन्य देयताएं। इक्वल टू क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, यानी इसको दूसरी तरह से देखेंगे तो कैसे होगा? राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस, ठीक है, यानी राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य देयताएं माइनस कुल व्यय। कि राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है टैक्स नॉन टैक्स से, ऋणों की वसूली हो रही है, और अन्य देयताओं को जोड़ देंगे और उसमें से घटा देंगे, क्या? कुल व्यय को, तो प्राप्त हो जाएगा क्या? राजकोषीय घाटा। इसी तरह से और राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस, प्लस, ठीक है, ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस गैर आयोजनागत व्यय और योजनागत व्यय, ठीक है, माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाए। तो राजकोषीय घाटे का अनुमान कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में उधार छोड़कर के बीच के अंतर के आधार पर लगाया जाता है। उधार छोड़ करके, टोटल दे करके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसे प्रायः सकल राजकोषीय घाटा माना जाता है, ग्रॉस फिक्सल डेफिसिट। ये पूछा जा चुका है। क्योंकि सरकार के लिए उधार लेने के तीन स्रोत होते हैं। सरकार के पास उधार लेने के क्या होते हैं? तीन स्रोत होते हैं उधार लेने के। ठीक है, जैसे सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू कौन सा? आरबीआई से लिया गया उधार, पहला। दूसरा, विदेशों से लिया गया उधार। और तीसरा कौन सा है? घरेलू अर्थव्यवस्था के शुद्ध उधार, शुद्ध उधार। तीन प्रकार से आरबीआई क्या लेगी, यानी कि गवर्नमेंट ऋण लेगी। एक तो कौन सा लेगी? आरबीआई से उधार लेगी, विदेशों से लिया गया उधार, और घरेलू अर्थव्यवस्था के शुद्ध उधार। शुद्ध उधार मतलब प्योर, यानी नेट, नेट इसके क्या है? बोरोविंग्स। घरेलू अर्थव्यवस्था की नेट बोरोविंग्स, यानी कि एक तो आरबीआई से लेगी सरकार, चूंकि आरबीआई गवर्नमेंट की बैंकर है, गवर्नमेंट को भी, ठीक है, जब भी पैसे की जरूरत हुई आरबीआई पूरा करती है। दूसरा, सरकार विदेशों से उधार ले सकती है। और तीसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था से, यानी कि किससे? जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट उन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट बैंक से उन्होंने दे दिया, प्राइवेट व्यक्तियों ने या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने सरकार की ट्रेजरी या बिल्स खरीद लिए, तो वहां से सरकार ने उधार ले लिया। इस प्रकार से उधार इसमें क्या होता है? सम्मिलित होता है। आगे, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं बढ़ रहा हूं किसके ऊपर? प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले व्यय का क्या है? अंतर है। अर्थात जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज देयताओं को घटाया जाता है, इसको ब्याज की राजकोषीय घाटे में से क्या माइनस कर दो? कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट किसका दे रही है? कि सरकार ने पहले से ऋण ले रखे हैं, पहले से ऋण ले रखे हैं, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? लौटा रही है। ये है देखिए, इसका अनुमान निम्नलिखित प्रकार से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? निम्नलिखित प्रकार से लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाएगा, क्या होगा इसमें? लेट्स सी दैट, कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान।
पूरा क्लियर? कि प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और इसको दूसरी तरह से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इक्वल टू करके, कि कर राजस्व यानी प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस गैर योजनागत राजस्व व्यय प्लस योजनागत, ठीक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय प्लस योजनागत राजस्व व्यय, और ठीक है योजनागत पूंजीगत व्यय प्लस ब्याज की अदायगी, ये क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला। आप इसको याद करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। और इसको याद रखें, ये वाला क्या है, ये 30 वर्ड्स में आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि राजकोषीय प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, किन किन चीजों से वो संबंधित होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, आगे राजकोषीय और प्राथमिक घाटा, मैंने कहा प्राथमिक घाटा मैंने बताया कि राजकोषीय और प्राथमिक घाटे में क्या अंतर होता है, प्रश्न पूछा गया है लेकर के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे में क्या अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है कि सरकार के आय से ज्यादा व्यय हो गए, इसलिए सरकार क्या है, उधार लेना पड़ रहा है, जिसमें संचित राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है। ठीक है, जबकि प्राथमिक घाटे में क्या है कि सरकार की उधार संबंधी उन आवश्यकताओं को दर्शाया जाता है जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के व्यय तथा चालू वर्ष की प्राप्तियों के कारण सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को बता रहा है। वहीं आपका क्या कर रहा है, प्राथमिक घाटे के नेतार्थ वित्तीय ऋणों के समान है, केवल अंतर यह है कि प्राथमिक घाटे में पिछले ऋणों के कारण ब्याज भुगतान का भार शामिल नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखें, प्रश्न पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ बताया है कि प्राइमरी डेफिसिट इज अ फिक्स्ड डेफिसिट, ठीक है, इज अ फिक्स्ड डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें से क्या घटाते हैं हम लेकर के, ब्याज भुगतान। इट टेल्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोविंग्स आर गोइंग टुवर्ड मीटिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, ये बताता है कि कितना सरकार का उधार चल रहा है जिसकी पूर्ति करने के लिए उसे ऋण लेना है, और उसका इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, कितना होगा, ये बताया। इसको देखो मैंने यहाँ भी बताया है, अब एक बार देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, उधार को छूट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। प्राइमरी क्या है, फिक्स्ड डेफिसिट में से माइनस क्या कर देंगे लेकर के, इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, ब्याज का भुगतान कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, आपका प्राथमिक घाटा। अब मोनेटाइज डेफिसिट है, देखो इंडिया में रोक दिया गया है इसको अब, ठीक है, खत्म कर दिया गया है। बता दूं आपको, ये इंडिया में खत्म हो चुका है, ठीक है, ये इंडिया में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अभी भारत में इसका प्रचलन नहीं है, इसलिए याद रखें ये भारत में अब नहीं चलता। ठीक है, तो मौद्रिक घाटा क्या है, कि केंद्र के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में होने वाली वृद्धि को, यानी कि भारत सरकार को मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि सरकार के आय से अधिक क्या हो गया है, आय से माइनस करें हम व्यय को तो सरकार के आय से अधिक व्यय है, ये ज्यादा है लेकर के, तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार क्या लेती है, मैंने आपको बताया था सरकार ऋण लेती है। और ऋण के लिए गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो आरबीआई होती है, एक, ठीक है, आपका डोमेस्टिक डोमेस्टिक बोरोविंग्स होती है, डोमेस्टिक बोरोविंग्स, और एक होता है एक्सटर्नल बोरोविंग्स। तो जब सरकार आरबीआई से उधार लेगी तो क्या क्या शामिल के, तो देखेंगे आरबीआई से कितना सरकार ने उधार लिया, यानी मौद्रिक घाटा केंद्र के लिए रिजर्व बैंक की निवल साख में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि मौद्रिक घाटा इज इक्वल टू केंद्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में होने वाली वृद्धि, अर्थात आरबीआई से लिया गया ऋण को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मौद्रिक घाटा बोलेंगे। और इसको मौद्रिक घाटा इज इक्वल टू क्या है, रिजर्व बैंक की बकाया ट्रेजरी बिलों की शुद्ध वृद्धि प्लस सरकार की बाजारी उधारी में रिजर्व बैंक का योगदान। रिजर्व बैंक ने अपनी गारंटी पे लेके सरकार को कितना पैसा दिया, उसके बारे में बताया। ठीक है,
अब हम आ रहे हैं राजकोषीय नीति के पास। आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है ये, राजकोषीय नीति, फिक्सल पॉलिसी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉलिसी है और आप जानते हैं राजकोषीय नीति के बारे में सुनते रहते होंगे। और इसलिए भी मैं राजकोषीय नीति आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बजट पढ़ा रहा हूँ। बजट से संबंधित नीति को क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। तो राजकोषीय नीति पढ़ाना स्वाभाविक है और इसको हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। राजकोषीय नीति के बारे में हम देखते हैं लेकर के। देखो, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज इसको सीरियसली एक बार लें और समझें अच्छी तरह से कि फिक्सड पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या सारी चीजें आएंगी। तो वो आप एक अच्छी तरह से इसको तैयारी करें और इसको समझें। कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है? राजकोषीय नीति यानी भारत की राजकोषीय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, टैक्सेशन, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन यानी घाटे की व्यवस्था से संबंधित नीतियों को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी सरकार की जितनी भी आय है, व्यय है, और आय और ठीक है से अधिक व्यय है तो ऋण है, ऋण है तो ऋण की पूर्ति के लिए क्या लेके सरकार घाटे की पूर्ति कैसे करेगी? तो यह हीनार्थ प्रबंधन है। और सरकार की टैक्सेशन, बजट डेफिसिट और सब्सिडी इत्यादि से संबंध नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है। अर्थात हम राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से तीन घटकों की बात करते हैं, तीन घटक साथ। There's three important components, ठीक है, इन फिक्सल पॉलिसी, जिसमें एक टैक्सेशन है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। और इसमें चौथा एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, और जिसे कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। डेफिसिट की क्या है? फाइनेंसिंग। तो ये इसके क्या है? मुख्य रूप से तत्व हैं जिनकी मैंने बात की आपसे। चार इसके घटक हैं। प्रश्न आता है प्रारंभिक परीक्षा में लगाने के लिए, आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट है तो उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, इसके बारे में बात करना। इसे क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, आगे। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा, किसके द्वारा? राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता करवाती है। यानी कि सरकार क्या करिए, राजकोषीय नीति में यह तय करती है कि किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है और किसको नहीं देना है। उसके आधार पर संसाधनों का क्या करेगी? वो आवंटन करेगी, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन? सरकार की राजकोषीय नीति। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता कैसे हो, कैसे संसाधनों का बेहतर तरीके से आवंटन किया जाए और आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र की भूमिका क्या हो, इत्यादि को क्या करती है? ये प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया प्रारंभिक में। कौन करता है? कि वित्त मंत्रालय की सहायता से इस नीति का संचालन किया जाता है। आगे, भारत की राजकोषीय नीति के बृहद उद्देश्य। अब प्रश्न उठता है कि इसके उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति के उद्देश्य के अंतर्गत संतुलित और तीव्र विकास, जैसे मैंने कि यहाँ बताया है लेकर के, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्विटी, ये फिक्सल पॉलिसी का ऑब्जेक्ट है। क्या उद्देश्य है इसके? कि संतुलित और तीव्र विकास यानी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस्ड का मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ, आर्थिक विकास ऐसा हो, तीव्र विकास ऐसा हो जिसमें वो संतुलित हो, अर्थात सभी लोगों को उसका लाभ मिले। और तीव्र भी हो। तीव्र हम कहते हैं, हम भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी दर 10% से अधिक ले जाना चाहते हैं, यानी 10% या उससे अधिक करना चाहते हैं, तो तीव्र विकास की बात होगी। और क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर पड़े हुए व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहता है।
कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिकों के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिससे वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। और क्या है कि समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना, क्या करना, कि समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज बनाना, ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना जो क्या हो, समाजवादी मतलब समाज में या देश में आर्थिक और एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण हो जो सभी को उसका क्या मिले, समुचित लाभ मिले, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, समाजवादी ढंग का समाज कहलाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न राजकोषीय नीतियां, यानी निम्न प्रकार से राजकोषीय नीति अपनाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, हम एक एक करके ठीक है। पहला, ग्रामीण आधारिक संरचना पर, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आधार संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना, यानी ग्रामीण आधारिक संरचना में गांव में हमें रोड है, सड़क है, आवास है, पानी है, बिजली है, इस प्रकार की चीजों के लिए क्या करना, पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना। पूंजीगत व्यय में यानी कि ऐसा व्यय जो उत्पादनशील होता है, प्रोडक्टिव होता है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जाए। पहला, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, यानी रोजगार ऐसा हो जिसमें सभी को रोजगार मिले, सभी लोग क्या हों। रोजगार का मतलब यह नहीं होता है कि सरकार नौकरी लगा के देगी। रोजगार का मतलब है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। लोगों को स्वयं इतना सक्षम और समर्थ बनाया जाए कि खुद के पैसे सरकार उसको सहायता करे, और सरकार स्वरोजगार में किससे सहायता कर रही है, मुद्रा योजना से सहायता करे, मुद्रा योजना। ठीक है, तो स्वरोजगार में क्या करेगी सरकार, सहायता करे जिससे वो अपने रोजगार यानी कि रोजगार की स्थिति प्राप्त हो, और साथ साथ में लोगों को उद्योगों में काम करने के लिए विकसित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों के ऊपर क्या करे, ज्यादा खर्चा करे, ज्यादा आउटलेस करे। ठीक है, नेक्स्ट इज सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट क्षेत्र के घाटे में चल रही इकाइयों को विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना, यानी सरकार की कंपनियां हैं, मान के जैसे एयर इंडिया, अब इंडियन एयरलाइंस से लेकर क्या है हमारी लेके घाटे में चल रही है, तो सरकार कब तक घाटे में चलाएगी बताओ। सरकार की स्थिति तो है नहीं उस लगातार घाटे में चलाती रहे। तो क्या करना कि इकाइयों में विनिवेश की, यानी कि विनिवेश का मतलब होता है सरकार अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे निजी क्षेत्र को बेच रही है, शेयर उसको ट्रांसफर कर रही है। और जिस दिन सरकार की, यानी कि विनिवेश का मतलब होता है किसी भी स्थिति में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं गिराएगी, वो विनिवेशीकरण होता है। जैसे 51% से नीचे चली जाती है, ठीक है, 51% से नीचे चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका निजीकरण हो जाएगा, अर्थात निजी क्षेत्र के हाथ में। क्लियर। तो विनिवेशीकरण मतलब क्या होता है कि सरकार किसी भी स्थिति में 51% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी नहीं गिराएगी, उसको बना के रखेगी। आगे, राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना इसका उद्देश्य है। ये जो फिक्सल डेफिसिट है कितना है, मैं अभी बता रहा था आपको, देखते हैं इसको। देखो, 3.4% था हमारी जीडीपी का, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो हमने 19 20 के बजट एस्टिमेट किया था 3.3, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया, 3.8 हो गया। और 19 और 20 21 के बजट में 3.5 की हमने क्या किया, इसकी अपेक्षा की थी लेकर के, लेकिन ये क्या है, अभी भी कम नहीं। और इस बात तो आप जान ही रहे हैं, कोविड आ गया है तो इससे बढ़ने की क्या है और संभावना है, ये कम तो नहीं होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटा, ये राजकोषीय नहीं लिखना लेकर के, राजस्व है। राजकोषीय घाटे को संघ और राज्यों के लिए क्रमशः 3% और 2% से कम करना, यानी कि फिक्सल डेफिसिट को यूनियन गवर्नमेंट का 3% और स्टेट गवर्नमेंट का घटा के कितना, 2% तक करके लाना, इसका ये महत्व है। नेक्स्ट, नॉन मेरिट गुड्स है, महत्वहीन वस्तुएं हैं। महत्वहीन मतलब नॉन मेरिट वो हैं जिनमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन वो ना, जैसे डीजल पेट्रोल पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी पहले, डीजल पेट्रोल पे क्या दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी।
जैसे कि ठीक है, जो क्या है लेकर के एलपीजी सिलेंडर पे दिया जा रहा है वो भी सबके लिए अवेलेबल है, तो जिसमें लोग पैसे वाले हैं, उनको सब्सिडी का क्यों दिया जाए? उनको क्या, जो ऐसी में नॉन मेरिट कम गुड्स के मतलब वो हैं जो एसेंशियल गुड्स नहीं है या जिनके लिए ज्यादा गरीबों को खरीदने में दिक्कत नहीं हो रही है, उन्हें नॉन मेरिट गुड्स कहा जाता है। वो सब्सिडी, इस पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, मैंने बताया आपको, तो उसको क्या करेगी, कम करेगी। और वैसी छिपी हुई सब्सिडी को घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुंचा रही है, जैसे मैंने बताया एलपीजी। पेट्रोल डीजल पे पहले था, अब तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पेट्रोल प्लस डीजल में ये सब चीजें हटा दी सरकार ने। ठीक है। इसी प्रकार से बिजली पर दे रही है गवर्नमेंट, बिजली पर दे रही है, तो मान के चलो बिजली में क्या करना, इसकी चीजें कम करना लेकर के, कि बिजली में भैया जो देने में सक्षम है, बिजली में जिनकी खपत एक सीमा से ज्यादा है, उनको पूरा बिल दिलवाया जाए, किया जाने का, इस प्रकार की प्रक्रिया। आगे, भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, भुगतान संतुलन, यानी कि हम क्या करें, जो भी हमारी चीजें हो, इनकम एक्सपेंडिचर बराबर हो, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना, प्रयास करना। ये इसके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे जिनकी हमने चर्चा की। देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, राजकोषीय नीति भी दो प्रकार की होती है लेकर के, मैंने टाइप्स बता रहा हूं आपके, ऑब्जेक्टिव और टूल्स में बता चुका। टाइप्स में क्या है देखो, कि एक होती है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी फिक्सल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी राजकोषीय नीति, जिसमें क्या होगा, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, बढ़ा रही है। बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, कि सरकार अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है, और किसको, टैक्सेस को क्या कर रही है, देखो नीचे ये कम कर रही है, कर रही है ना लेकर के, एक्सपेंसेस को घटा रही है, और आपका क्या कर रही है लेकर, यानी वो एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है और टैक्सेस को यानी इनकम को क्या कर रही है, घट रही है सरकार की। ये क्या है, यानी सरकार जब किसी, जब जैसे मानो चलो अभी कोविड 19 है, अभी सरकार के द्वारा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अभी इकोनॉमी में ये वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें सरकार क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचा रही है, योजनाओं पे, स्कीम पे सरकार ने बहुत पैसा खर्च करने के लिए अनुमति दे दी है। जैसे महात्मा गांधी नरेगा में पैसा बढ़ा दिया गया, बाकी चीजों में सरकार ने क्या किया, जैसे किसान सम्मान निधि योजना में पैसा दे दिया। ठीक है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, पेंशन वाले जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो लोग थे, उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया। ठीक है, 3 महीने तक गवर्नमेंट ने, 3 4 महीने तक फ्री में सब्सिडी सिलेंडर दिया लेकर के, फ्री में सिलेंडर दिया एलपी। ये क्या है, सरकार क्या कर रही है, ज्यादा खर्चा कर रही है, जबकि आय सर की क्या हुई है, सरकार की घटी है, लेकिन इस दौरान इससे क्या होगा, लेकिन घटेगी तो, कि सरकार की जब आय, यानी कि आय, टैक्सेस घट रहे हैं, जबकि क्या हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो उस नीति को क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है कंट्रोडिक्शनरी, ठीक है, फिक्सल पॉलिसी, यानी विवादास्पद, विवादास्पद। विवादास्पद का मतलब होता है जैसे उल्टी है, विपरीत है, यानी कि विपरीतात्मक, ये क्या है, एक्सपेंशन कर रही है, विपरीत जा रही है, विपरीत जा रही है मतलब कैसे, कि सरकार अपने खर्च को कम कर रही है और आय को बढ़ा रही है। भारत जैसे देश में यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है, और सरकार की जितनी आय, सरकार के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी रहती हैं जिन पे खर्चा करना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए, और देश में बहुत बड़ी जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या जीवन यापन करती है, तो सरकार के खर्चे यहाँ पे ये वाले नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ कौन सी नीति है, ये वाली नीति पाई जाती है, जिसे एक्सपेंशनरी फिक्सल पॉलिसी। ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति का क्या महत्व है, कि भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पूंजी निर्माण की दर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कैपिटल फॉर्मेशन रेट, सीएफआर। सीएफआर क्या है, सीएफआर ऐसा है लेकर के जिसमें सरकार क्या करेगी, कि पूंजी निर्माण की दर का मतलब होता है कि सरकार जो खर्चा कर रही है, ऐसी ऐसी चीजों पे सरकार खर्च करेगी जिससे पूंजी और परिसंपत्तियों का निर्माण हो,
और परिसंपत्तियों का निर्माण हो, जिससे क्या हो कि लगने वाली वस्तुओं बनने में जो लागत लगती है उसमें क्या है, कमी आए। पहला। दूसरा, टैक्सेशन यानी कराधान के माध्यम से राजकोषीय नीति अनेक परियोजनाएं हेतु वित्तीय संसाधनों को क्या करती है, गतिशील बनाने में सहायक है। जैसे मान के चलो सरकार को अभी प्रायोरिटी दिख रही है रोड बनाना, तो सरकार ने क्या किया कि राजकोषीय नीति में क्या किया, ऐसी परियोजनाओं के ऊपर ज्यादा फंड दे दिया या ऐसे रोड के ऊपर ज्यादा फंड एलोकेट कर दिया जिससे ज्यादा जल्दी सड़क बने लगी। तो क्या हो गया, सरकार फंड को क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। जहां सरकार को लगता है उस क्षेत्र में ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, उसको इस नीति के माध्यम से सरकार क्या कर देती है, मूव कर देती है पैसे को। राजकोषीय नीति बचत दर को बढ़ाने में सहायक है। यानी सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कह दिया कि जो लोग टैक्स पेई हैं, यदि वो साल में 2 लाख रुपए इसके इस यानी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं, तो उनके ऊपर 2 लाख के ऊपर इतना परसेंट छूट मिल जाएगा, यानी पूरा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बचत करना सीख करेंगे। अरे यार वो स्कीम अच्छी है, मैं खर्च ही कर दूंगा, 2 लाख रुपए इस बहाने से डाल देते हैं और इसमें क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो बचत दर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी देश की। यह नीति निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में भी क्या है, पर्याप्त इंसेंटिव देती है। यानी कि राजकोषीय नीति में सरकार ने क्या किया, ऐसी नीति बना ली जिसके तहत सरकार का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है चीजों में लेकर के। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज, यह नीति आय और संपत्ति के मध्य असंतुलन को क्या करती है, कम करती है। इट विल डिक्रीज द, बेसिकली क्या करेगी, आय और संपत्ति के मध्य असंतुलन को कम करेगी लेकर के। ठीक है, इसी तरह से क्या है, फिक्सल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी है। यानी कि राजकोषीय नीति बनाम मौद्रिक नीति के बारे में कहा जाता है। मौद्रिक नीति जैसे जान रहे हो क्या है, मैं दोनों में अंतर किया आप समझेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्या है, उपकरण क्या है, अरे भाई आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है, आपको पता है। और फिक्सल पॉलिसी कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लाती है ना। तो क्या है, राजकोषीय नीति और ये मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का क्या उपकरण है, ब्याज दर है। और राजकोषीय नीति का क्या है, कर एवं सरकारी व्यय है। यानी टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, यानी इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा देगी तो क्या होगी, ठीक है, ब्याज लेने या कर्ज लेने की, ठीक है, कर्ज महंगा हो जाएगा। और उसकी कीमत घटा देगी, ब्याज दर कम कर देगी, तो क्या हो, कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। तो जब अर्थव्यवस्था में इसको जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ानी है, और जब ठीक है महंगाई नहीं है और बढ़ानी है, तो क्या करेगी, वो सस्ती कर देगी ब्याज दरों को। और जब उसे लगेगा कि नहीं नहीं स्थिति ऐसी है लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जिससे लोग कम से कम कर्जा लेंगे, खर्चा कम करेंगे। इसमें क्या होता है, बजट डेफिसिट इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जब सरकार की आय कम है, व्यय ज्यादा है, तो क्या होगा, लेकर के उसका बजट घाटा हो जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वितरण कैसे होता है, कि हायर इंटरेस्ट रेट हिट होम ओनर्स बट बेनिफिट सेवर्स। क्या होता है, जब उच्च उच्च ब्याज दर होगी, क्या होगी, उच्च ब्याज दर होगी, तो हिट होम होम मेकर्स, ओनर्स यानी घर वालों को प्रभावित करेगी जो उनके घर है। बट बेनिफिट सेवर्स, किसको बेनिफिट होगा इसमें, जो सेव करने वाले लोग हैं, जो सेव करते हैं, पैसे की बचत करते हैं, उनको फायदा होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स विच टैक्स यू रेज, कि आप कौन सा टैक्स, आप किससे ज्यादा आपका संबंध है उस पर निर्भर करेगा। इस पे विनिमय दर, विनिमय दर क्या कहते, विनिमय दर किसको कहते हैं, जो रुपए को डॉलर में बदला जाता है या किसी अन्य मुद्रा के साथ बदला जाता है, उस दर को क्या बोलते हैं, विनिमय दर बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो जब एक्सचेंज क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट्स कॉज एप्रिसिएशन, जब क्या होगा लेकर के, भाई उच्च ब्याज दर हो जाएगी, आपका क्या बनेगा, एप्रिसिएशन होगा उसमें। और नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी बढ़ा रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई साइड क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला में क्या होगा, लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा, कर किसी चीज के ऊपर कर बढ़ा दिया तो महंगी हो जाएगी, तो फर्क पड़ेगा अपने आप में। यहाँ में पॉलिटिक्स क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाईली पॉलिटिकल, ये क्या होती है, राजनीतिक होती है, जिसपे बड़ा विवाद होता है, मुद्दा रहता है लेकर के, आपको पता ही है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है इसमें, कट इंटरेस्ट रेट में नॉट वर्क इन लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता कम है लेकर के,
और है ही नहीं, ट्रैप में आ गई है तो दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होता है, रिसेशन की स्थिति में चली जाती है। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये आपकी क्लास थी आज की। ठीक है, आपको कोई भी इससे रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है या आपका कोई सुझाव है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्कस करूंगा। और कल हम लोग इस चीज को फिर कंटिन्यू करेंगे, और इसके ऊपर मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा और बाकी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा लेकर के, नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा। ठीक है, कि राजकोषीय घाटे का, राजकोषीय घाटा और उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये मैं डिस्कस करूंगा आगे की क्लास में। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगा मेरा लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट, लोक ऋण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये डिस्कस। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन ज्वाइनिंग माय क्लासेस। और इसके बाद हम सीधा आगे मिलेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए आपकी बहुत